एक केमिस्ट्री के वाइवा के बारे में जो कि 30 तारीख को कल होने वाला है। तो कल आप लोग अपना चार्ट पेपर और जो भी फाइल, तो हाँ फाइल भी लाए होंगे, तो चार्ट पेपर और फाइल जो भी है वो सब लेके आइएगा। और जो है इस विषय पे मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा आलस में आ गया, नहीं मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं इसलिए बना नहीं पाया। और आज जो है मैं मैम के साथ, बायोलॉजी वाली मैम के साथ चला गया था वहाँ पे बांसगांव प्रैक्टिकल दिलवाने। तो वहाँ से जब मैं आया हूँ तो मुझे आते आते 5:30 बज गया, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। बोला था कि बना दूंगा, और रात हुई है तो सोचा हूँ शाम में बना दूंगा। तो रात में जो है लाइट ही बार बार चली जा रही थी और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था, तो इन्हीं सब के चक्कर में जो है वीडियो में बना नहीं पाया। अभी को लाइट आई है, 11 बज रहा है, तो सोने जा रहा था, तो फिर सोचा कोई ना कोई बात डिस्कस कर दूँ जो आज मैं प्रॉब्लम देखा हूँ बच्चे बताते समय जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये वाइवा जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखिए, जब टीचर, जैसे हमको जितना नंबर देना रहेगा इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा, मतलब इंटरनल वाले जो होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहरी टीचर होते हैं वो वाइवा से आपको जज भी करते हैं, प्लस आपसे इसका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि वाइवा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मौखिकी बड़े बड़े एग्ज़ाम में, यूपीएससी में और सब चीज़ों में वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है। तो जो है अभी वो सब बात नहीं करेंगे, अभी सीधे बात टॉपिक पे आ जाते हैं। और उधर से आया हूँ तो बहुत लेट हो गया था। मैम से बोला भी हूँ कि जो लोग जो हैं बताए हैं चाहे नहीं बताए हैं, मैम बच्चे हैं, उन लोगों को अच्छा नंबर दीजिएगा। तो मैम एग्री भी की हैं और वो बोली भी हैं आप सब लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा भी, तो आप लोग उसका टेंशन ना लीजिए। तो चलिए जो है मैं बताता हूँ आपको कल वाले वाइवा के बारे में, जो कि कल केमिस्ट्री का होने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो चार्ट पेपर में बना रखे हैं अपना हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, तो इस पे लेके मान लीजिए आप लेके गए, बोले कि हाँ हैबर विधि से अमोनिया बनाया हूँ, तो सर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, पूछेंगे कि मतलब हैबर विधि से बनाए हैं, तो बताइए हैबर विधि में रिएक्शन किस तरह की होती है, मत उत्क्रमणी होती है कि अनुत्क्रमणी। तो मैं बता दूं जो हैबर विधि से अमोनिया बनती है ये एक उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। मतलब अमोनिया बनने के बाद वो अमोनिया वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज भी हो सकती है, उल्टी डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये और एक और है, ये ऊष्मा छेपी होती है, मतलब इसमें से ऊष्मा निकलती है जब ये रिएक्शन होती है। तो हम लोग उसमें जो है ताप को कम कर रखें और अभिकारक का दाब हमेशा बढ़ाए रखें, अभिकारक का दाब हमेशा बढ़ाए रखें और ताप को कम रखें, ताकि जो है अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ऐसा काम इसमें जो है हम लोग करते हैं। अगर मैं बता दूं इसमें, तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज करते हैं, तो उत्प्रेरक यूज करते हैं मॉलिब्डेनम मिला हुआ लोहा या मॉलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये आप पूछा जा सकता है। और एक और बात है, अमोनिया बनाने के बाद उसको हम, जो एक प्रयोगशाला विधि है, पूछ सकते हैं कि क्या कोई और विधि है, तो अमोनिया बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में आप क्या करते हैं, नौसादर यानी कि NH4Cl की जो रिएक्शन है वो आप करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मैंने देखा था, एक बार कोई पूछा था कि जो है ये जो प्रयोगशाला विधि से आप बनाते हैं अमोनिया को, जिसमें NH4Cl लेते हैं, तो ये NH4Cl को कोई और नाम से भी जानते हैं, हाँ, तो उसको नौसादर कहते हैं। वो तो मैं नाम ले ही चुका हूँ, वीडियो बड़ा लंबा कर दूँगा ऐसे बात करूँगा तो। और दूसरा है एक क्वेश्चन कि अमोनिया को बनाने के बाद उसका निर्जलीकरण करने के लिए, मतलब उसमें जो पानी होता है उसको, वाटर जो होता है उसको ड्राई करने के लिए, अमोनिया को उसमें से वाटर हट जाए, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऐसा करने के लिए हम उसको चूने के टावर में से गुजारते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के टावर में से गुजारते हैं। कैल्शियम क्लोराइड या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब भी ये काम करते हैं, किसी पदार्थ में से उसका वाटर जो है अलग कर देते हैं, उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है अमोनिया को कैल्शियम क्लोराइड या फिर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में से गुजार के क्यों ऐसा नहीं करते, क्योंकि अमोनिया इन सब चीज़ों से रिएक्शन कर लेती है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया जो है इस विधि में जो बनती है, अमोनिया हवा से हल्की होती है, तो इसको अधोमुखी विस्थापन से हम इकट्ठा करते हैं, मतलब जार को उल्टा कर देते हैं और उल्टा जार करके अमोनिया को इकट्ठा करते हैं। इसको बोलते हैं अधोमुखी विस्थापन से उसको एकत्र करना गैस जार में। मतलब गैस जार नीचे रख के अमोनिया ऊपर से उसमें नहीं इकट्ठा करते हैं, बल्कि अमोनिया नीचे से ऐसे निकलती है पाइप से और ऊपर जो है गैस जार को उल्टा उस पर रखे होते हैं, इसको अधोमुखी विस्थापन कहते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो अमोनिया बनाए हैं प्रयोगशाला विधि से या हैबर विधि से, पूछा जा सकता है। हैबर विधि में अमोनिया जो बनती है वो लासातेलिय नियम का सिद्धांत पे, मतलब वो उसको फॉलो किया जाता है। लासातेलिय नियम का सिद्धांत यह है कि साम्यावस्था बनाए रखने के लिए जो दाब है अभिकारक का उसको ज़्यादा रखा जाए, और क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक का दाब ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी अमोनिया बनेगी, ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बनेगी। और अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, मतलब वो अपने अंदर से ऊष्मा निकालती है, तो इसका उपाय यह है कि हम उसको ठंडा रखें। हालांकि उसको बनाते हैं तो 200, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, अमोनिया को जब हैबर विधि से बनाते हैं तो 200 वायुमंडल दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम उसको रखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, अगर आप हैबर विधि से बनाए हैं
तो आपसे प्रयोगशाला विधि के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप प्रयोगशाला विधि बनाए हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या किसी और विधि से भी बनाया जा सकता है, तो आप नाम ले सकते हैं हैबर विधि। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल बनाया है या कोई और बनाया है तो अब उस सबके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। नाइट्रिक अम्ल बनाया तो उसका अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसका अणुभार क्या होता है, या और कोई चीज़ जैसे उसका यूज 2 1 बता दीजिए, या उसकी कोई खास रिएक्शन बता दीजिए। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे, तैयार भी किए होंगे। अच्छा, तो और हम लोग इसमें क्या बात कर सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपकी बुक का पहला चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली बुक का पहला चैप्टर कौन सा है। पहले चैप्टर की बात करें हर एक चैप्टर से, या फिर अगर आप नहीं कुछ बता पाइए तो मान लीजिए अगर हम वहाँ हैं या सर हैं, अगर ये बात बोल दिए कि आप क्या अपने से पढ़ के आए हैं उसके बारे में बताइए, तो आप कोई एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार किए रहिए जिसमें आप तुरंत बता सकें, और सन उसके बारे में खूब सारी बातें बता दीजिए ताकि आपका काम हो जाए। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत डरे हुए थे, एकदम काँप रहे थे। एक हैं शायर बाबू, वो ऐसे करने लगे वहाँ पे जाके, तो वो बोल रही मैम कि क्या ये क्या बताइए। तो इसीलिए जो है ऐसा काम ना करिएगा शायर बाबू आप भी, और सब लोग जो हैं डरने की क्या ज़रूरत है। बोलता हूँ ना, जैसे हमको नहीं कुछ समझते वैसे डरा वरा मत करिए, ठीक है। तो सॉरी, मतलब हाँ, मतलब जो है डरने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ रहेंगे। तो आगे बात करते हैं कि जरा चैप्टर वाइज कुछ अच्छे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर में अच्छा क्वेश्चन है, जैसे यूनिट सेल एकक कोशिका क्या होता है। जो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या फिर सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मतलब कि सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, इनमें कणों की संख्या कितनी होती है, जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, संकुलन क्षमता कितनी होती है, पैकिंग इफिशियंसी। तो आप जानते हैं कि सिंपल वाले में कणों की संख्या 1 और जालक बिंदुओं की संख्या 8 होती है। अंतः केंद्रित में कणों की संख्या 2 और जालक बिंदुओं की संख्या 9 होती है। फलक केंद्रित में कणों की संख्या 4 और जालक बिंदुओं की संख्या 14 होती है। और इन तीनों में जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4%, 68% और 74% क्रमशः होती है। पहले चैप्टर से यही बात है। और एक बात हो सकती है दोष के बारे में, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष के बारे में आप कुछ जानते हैं। आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ जो फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों दिखाता है, तो आप AgBr का नाम सुने होंगे, जान रहे होंगे। उसके बाद से एक और बात बता सकते हैं, बहुत सिंपल सा, जो क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या डिफरेंस है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में। उसके बाद आप इसके आगे बढ़ जाते हैं तो आपका दूसरा चैप्टर आता है बिलियन। तो बिलियन में बिलियन का अनुसंधान, बिलियन क्या होता है। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि बिलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की दो एक विधियाँ बताइए, मतलब बिलियन की सांद्रता को किन किन विधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप उसमें बता सकते हैं कि जो है मोलरता में, नॉर्मलता में, PPM में, ये सब जो भी आप पढ़े हैं, डिफिनीशन उसकी बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएँ तो बिलियन के बारे में ये बता सकते हैं, बिलियन का अणुसंख्य गुण क्या होता है, समायन प्रभाव क्या होता है, ठीक ना, विलीयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेनरी का नियम इसमें है कि ये क्या होता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जितने ज़्यादा बाहर से दाब लगाते हैं उतने ज़्यादा वो चीज़ उसमें घुल जाती है, तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है बिलियन वाले चैप्टर से, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आप एग्जांपल बता सकते हैं सॉलिड बिलियन, लिक्विड बिलियन और जो है सॉलिड बिलियन और लिक्विड सॉल्यूशन की। उसके बाद से बिलियन समांगी मिश्रण होता है कि विषमांगी मिश्रण होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बिलियन बताइए समांगी मिश्रण होता है कि विषमांगी मिश्रण, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ बिलियन जो है समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होगा तो कोलाइडी बिलियन हो जाएगा। इसके अगले वाले चैप्टर पे आएंगे तो इसके बाद कौन सा चैप्टर आ जाएगा आपका वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में नरनष्ट समीकरण क्या है, नरनष्ट समीकरण को कब यूज करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं के मानक अपचयन विभव की बढ़ते क्रम में व्यवस्था है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 2 उपयोग बता दीजिए। तो ये धातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता और अपचायित क्षमता की प्रबलता को समझने में हेल्प करती है, और जो है इससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी धातु पहले अपचयित होगी, ऑक्सीकृत होगी। इससे हम कोई सेल बनाए तो ये समझ सकते हैं कि कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प से बता सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, बताते समय बताने का तरीका क्या है। जैसे आप गए, खड़े हो गए, ये होता है DNA होता है, ऐसे ऐसे देखें हम कितने लोग खड़े, DNA होता है, ऐसे होता है, काँप रहे हैं और ऐसे बस सिर हिलाए। अरे एक्सप्रेशन के साथ उसको बताइए। आप गलत भी बताएंगे लेकिन अगर आप हावी हो जाएंगे किसी चीज़ पे तो लोग उसको समझेंगे कि हाँ आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जो है एक कुछ है, आप बता सकते हैं, बस आप पढ़ नहीं पाए होंगे, आप ऐसे आपके अंदर टैलेंट है, तो थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ उसको बताना चाहिए। और क्या बात कर सकते हैं इसमें विद्युत श्रेणी, विद्युत वाले में गैल्वेनिक सेल क्या होता है और विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल वो होता है जो कि केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत अपघटनी सेल वो होता है जो कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कोई पूछ सकता है कि विद्युत अपघटनी सेल का कोई उपयोग बता दीजिए। तो धातुओं का विद्युत लेपन करने में, मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का परत चढ़ाने में, और धातुओं के शोधन में, ये इसका उपयोग है। और गैल्वेनिक सेल तो वो सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बनाता ही है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं इस चैप्टर से। जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लवण सेतु होता है। तो लवण सेतु क्या काम करता है, तो पहली बात, लवण सेतु दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ता है और जो है
वो दोनों विलयनों में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है और आंतरिक परिपथ को वो जोड़ता है, मैंने बताया था। उसके अलावा एक और, लवण सेतु में हम क्या भरते हैं, तो अक्रिय वैद्युत अपघट्य लवण सेतु में भरे रहते हैं। इसके अलावा और बात पूछ सकते हैं कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं उनका क्या नाम होता है, तो एक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड को अपचयन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक ना। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और अपचयन इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। एनोड का साइन निगेटिव और कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई बेहतरीन बात नहीं समझ में आती है, फैराडे का लॉ है फर्स्ट और सेकंड वाला, वो विद्युत अपघटन का, तो मन करेगा तो लर्न कर लीजिएगा फैराडे का। किसी विलयन में जितने ज़्यादा बिजली भेजते हैं उतने ज़्यादा वैद्युत अपघटन होने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों की मात्राएं मुक्त होती हैं, यही फैराडे का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम है, किसी विलयन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं जो हैं अलग अलग विलयनों में समान विद्युत धारा भेजने पर उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। उसके बाद अगले, इसके बाद चैप्टर पे बढ़ जाएं तो आपका रासायनिक बलगतकी चैप्टर आता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये हो सकता है कि रासायनिक बलगतकी में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो रासायनिक बलगतकी में हम पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक या फिर जो है इनके बारे में, अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और ये आप बता सकते हैं। अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत बता सकते हैं कि जो है कई मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया का उत्प्रेरक क्या होता है बता सकते हैं। क्या उत्प्रेरक से अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक ना, उत्प्रेरक कितने टाइप का होता है ये आप बता सकते हैं। और वेग स्थिरांक क्या होता है आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वेग स्थिरांक जो है किसी अभिक्रिया का विशिष्ट स्थिरांक होता है निश्चित ताप पर, और ताप बढ़ाने से ही इसका मान बदलता है। बाकी जो है वेग स्थिरांक ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग कितना होगा जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होगी। इकाई सांद्रता होने पर, यूनिट कंसंट्रेशन होने पर व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रिएक्शन की रेट कितनी होगी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, जब यूनिट होगा। हाँ, आगे बात करें अगर तो इस चैप्टर में आप ये बता सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, ठीक है। आप ये बता सकते हैं इसमें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है अर्धायुकाल का क्या मैटर है। अच्छा, कौन सी वाली रिएक्शन जो होती है उसका जो कंप्लीट होने का टाइम है वो डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा मन करेगा तो जो भी आपके पास होगा उसमें। हाँ, मच्छर काट रहे हैं तो जो है इसको पढ़ लीजिएगा। और जो है एक सेकंड, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं और उसके बाद आप बता सकते हैं, देखिए क्या क्या बातें कर सकते हैं। और एक सेकंड जरा रुकिए, देखिए और क्या क्या बातें बता सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि जो है वो 0 माइनस प्लस हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता 0 या माइनस नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जब भी होगी वो इंटीजर, एक कोई ना कोई इंटीजर पूर्णांक होगी। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, आणविकता, ये सबको लेकर के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद इसके आगे बढ़ जाएंगे आपके पास, तो आपको जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो भी शायद इसी में है चैप्टर में, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्व का कोई नाम बता दीजिए। डी ब्लॉक तत्व की उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। संक्रमण तत्व भी उनको कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन क्यों होते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि डी ब्लॉक तत्व जो है संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं या परिवर्ती संयोजकता क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनके बाहरी कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा आप इससे कौन कौन सी बातें बता सकते हैं, तो जैसे देखिए आप जो है इसमें ये बता सकते हैं डी ब्लॉक में कोई ऐसा तत्व बता दीजिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इतना है, ऐसे पूछा जा सकता है। या आपको बता के जैसे बता दीजिए कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर से आप कौन कौन सी बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, देखो लीजिएगा और ज़्यादा। डी ब्लॉक तत्वों का डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, उनको जो डी ब्लॉक में तत्व हैं उनको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इनका जवाब यही है, इनके बाहरी कक्ष में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके अलावा आप और आगे बढ़ जाएंगे तो जो है आपका आ जाएगा पी ब्लॉक वाला। तो पी ब्लॉक में जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं। नाइट्रोजन परिवार या कोई भी किसी भी समूह का पहला तत्व अपने बाकी समूह के तत्वों से गुणों में जो है भिन्नता दिखाता है, इसको एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। वो क्यों दिखाता है, क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में जो है डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। पी वाले की बात कर रहा हूँ, बाहरी कक्ष में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, पी वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट की। इसके अलावा हाइड्रोजन क्या है, ठीक ना, हाइड्रोजन की क्या खासियत है, उनकी विद्युत होती है। इसके अलावा बढ़ जाएंगे तो अक्रिय गैसों का समूह है, तो अक्रिय है, हीलियम पहला एलिमेंट है अक्रिय गैसों में, तो उसका उपयोग बता दीजिए, गुब्बारों में भरी जाती है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। इसके अलावा इसमें और कोई बात जो है पी ब्लॉक में घुमा फिरा के हो सकती है। पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके आखिरी सेल में पी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाता है लास्ट में, इसलिए उनको पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक ना। कोई पी ब्लॉक का 2-3 तत्व बता दीजिए, कोई पी ब्लॉक का ऐसा तत्व बता दीजिए जिसका जो है इतना एटॉमिक नंबर हो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि
पी ब्लॉक तत्वों में भी क्या धातु है कि अधातु हैं कि उपधातु हैं? तो पी ब्लॉक तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा, धातु अधातु उपधातु पाए जाते हैं, तो कोई उपधातु का नाम बताइए या कोई अर्धचालक का नाम बताइए। तो मैं बता दूं पी ब्लॉक में अर्धचालक पाए जाते हैं आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे हैं जो अर्धचालक के रूप में यूज होते हैं, जिनका रैम और मेमोरी कार्ड या प्रोसेसर ये सब बनाया जाता है, और उनका डायोड बनता है पीएन संधि डायोड, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। उनका जो है आपका बनता है ट्रांजिस्टर बनता है, पी टाइप एन टाइप ट्रांजिस्टर, जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब बातें आप जो है बता सकते हैं पी ब्लॉक तत्व से। उसके बाद आपका पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर आ गया। तो पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में आप बता सकते हैं कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण भौतिक और रासायनिक दो प्रकार का होता है। आप इसके बारे में ये बात बता सकते हैं, पूछा जा सकता है कि जो है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में बहुत सारा अंतर है, लेकिन एक दो तीन अंतर यह है कि भौतिक अधिशोषण बहुपर्ती होता है, रासायनिक अधिशोषण बहुपर्ती नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण जो है इसकी जो है ऊष्मा का अधिशोषण, ऊष्मा का मान निश्चित नहीं होता। रासायनिक अधिशोषण ऊष्मा का मान निश्चित होता है। अधिशोष और अधिशोषक के बीच में जो है एक परत बन जाती है भौतिक अधिशोषण में, और रासायनिक अधिशोषण में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। तो आप इसके बारे में बात बता सकते हैं थोड़ी बहुत भौतिक अधिशोषण को लेके। उसके बाद इसमें आगे बढ़ जाएं तो कोलाइड क्या होते हैं, तो विषमांगी विलयन होते हैं। कोलाइड विषमांगी तंत्र होते हैं, समांगी तंत्र होंगे तो वो विलयन हो जाएंगे। कोलाइड में दो पार्ट, कोलाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बना होता है परिक्षेपण माध्यम और एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था। इसके अलावा अगर पूछा जा सकता है कि कोलाइड जो होते हैं उनमें जो है पायस क्या होता है, ठीक ना? तो पायस वो होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जा सकता है इसमें से, हाँ, रच्छी कोलाइड क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या हो सकता है, हार्डी सुलजे का नाम क्या हो सकता है? तो रच्छी कोलाइड वही होता है जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, वो रच्छी कोलाइड का काम करता है, और जो किसी दूसरे कोलाइड के स्कंदन को बचाता है। तो ये सब बातें हैं। स्वर्ण संख्या क्या है, हार्डी सुलजे का नियम क्या है? तो किसी आयन की जितनी ज़्यादा संयोजकता होती है उसकी उतनी ज़्यादा स्कंदन क्षमता होती है, यही हार्डी सुलजे का नियम है। स्वर्ण संख्या क्या है, तो ये अब लंबा डिफिनीशन है, उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे इसमें बढ़ जाए कोलाइडी विलयन के बाद, तो जो है और कोई बात तो है नहीं। हाँ, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, धुआं किस प्रकार का विलयन है, कोलाइडी विलयन है तो उसमें कैसा है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था किस तरह का है उसमें, ऐसा क्वेश्चन। धूल कैसा है, बादल कैसा है, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें आपकी हो सकती हैं जो है इस वाले पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से। उसके बाद उपसहसंयोजक यौगिक में आ जाएं तो उपसहसंयोजक यौगिक में आईपीएससी नाम तो वहाँ पूछा नहीं जाएगा बोर्ड उसमें। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि लिगैंड क्या होते हैं। तो लिगैंड वही होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम लिगैंड कहते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि जो है लिगैंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन किन बेसिस पे, आवेश के आधार पर और दंतता के आधार पर। दो प्रकार से इनको बांटा गया है। आवेश के आधार पर उदासीन होते हैं, न्यूट्रल और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और दंतता के आधार पर होते हैं दो तरह के, जैसे कई तरह के, जैसे मोनोडेंटिट, बाईडेंटिट, ठीक है ना, ट्राईडेंटिट, ऐसे दंतता के आधार पर होते हैं। कितनी तरह से वो जुड़ सकते हैं, किसी एक का नाम बता दीजिए जो कि उदासीन हो या पॉजिटिव चार्ज वाला हो या निगेटिव चार्ज वाला हो। इससे ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से ये बन सकता है केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो हमेशा मेटल होगा और वो नंबर में कम होगा। ये पूछा जा सकता है कि उपसहसंयोजक यौगिक और जो है डबल साल्ट, इसमें कोई डिफरेंट है? तो उपसहसंयोजक यौगिक और डबल साल्ट में ये डिफरेंस है कि डबल साल्ट को जब पानी में डालते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है, और उपसहसंयोजक यौगिक को पानी में डालेंगे तो एक बड़ा सा जटिल आयन मिलेगा आपको, बड़े ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वो वैसे ही तैरता रहेगा, उसको जटिल आयन कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। इसमें अंतर पूछा जा सकता है कि क्या फिटकरी या मोहर सॉल्ट जो अभी आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़ते होंगे, मोहर सॉल्ट जिसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट, या फिटकरी जो है पोटास एलम, ठीक ना। तो जो है बताइए कि क्या ये दोनों जो है उपसहसंयोजक यौगिक हैं? तो मैं बता दूं ये दोनों डबल सॉल्ट होते हैं, दिक लवण होते हैं, दिक लवण, ये उपसहसंयोजक यौगिक नहीं होते हैं। तो ये बात हो सकती है उपसहसंयोजक यौगिक है, नहीं तो ये उपसहसंयोजक यौगिक नहीं होते हैं। इसके अलावा और आगे इसमें क्या पूछ सकते हैं तो और याद नहीं आ रहा है, तो यही सब बातें हैं। उसके बाद अगले इधर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएं तो हेलो एल्केन, हेलो रिंग्स क्या होती है। इसके अलावा हेलो एल्केन कितने प्रकार की समावयवता दिखा सकती है, या समावयवता क्या होती है। स्वार्टेज अभिक्रिया, फिनकेस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक ना। समावयवता क्या होती है, तो समावयवता आप पढ़ सकते हैं कि जिनका अणुभार जो है अणुसूत्र एक जैसा रहता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है, ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं, और ये घटना समावयवता कहलाती है। इसके अलावा इसमें क्या बात कर सकते हैं कि जो समावयवता दिखाने के लिए श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता दिखाते हैं। श्रृंखला समावयवता दिखाने के लिए कम से कम 4 कार्बन और स्थान समावयवता दिखाने के लिए कम से कम जो है 3 कार्बन होना चाहिए, तब जाके हेलो एल्केन ऐसा कर पाएगी। इसके अलावा इसको बनाने का तरीका, मतलब अब रिएक्शन कठिन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन स्वार्टेज रिएक्शन और फिनकेस्टीन रिएक्शन आप पढ़े होंगे, याद भी होगा शायद, आप लोगों को नहीं याद होगा तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये पूछा जा सकता है जब जो है पहले से बनी किसी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन जो है सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो आयोडो एल्केन बनती है, तो ये कहलाती है फिनकेस्टीन रिएक्शन। और जो है जब जो है
पहले से बनी किसी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन किसी मेटालिक फ्लोराइड जैसे AgF से करवाते हैं तो फ्लोरो एल्केन बनती है, जिसको स्वाट रिएक्शन कहते हैं। और एल्केनों को बनाने का एक तरीका है जिसको आप जानते हैं मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के द्वारा। फ्लोरो एल्केन इससे नहीं बना सकते क्योंकि विस्फोट हो जाता है, और आयोडो एल्केन इससे नहीं बना सकते क्योंकि जो है HI बनता है जो कि उससे फिर से उसको रिवर्स कर देता है। इसके अलावा इसमें और आगे बढ़ जाएँ तो एल्कोहल फिनॉल ईथर आ जाएगा। उसमें से भी अगर आप रिएक्शन तो अभी हम बताऊंगा तो आपको याद होगी नहीं, अगर याद किए होंगे तो याद होंगी। और रिएक्शन पूछ भी नहीं सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो एल्कोहल फिनॉल ईथर आपका है, एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अगर आपको OH नहीं मालूम है तो आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं कि एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या OH होता है, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो आपका जो है अगला जो चैप्टर आएगा फिनॉल के बारे में। फिनॉल का कोई यूज बता दीजिए। तो फिनॉल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, कहीं पे कीटाणुनाशक के रूप में कोई चोट वोट लग जाता है तो उस पर भी उसको गिरा देते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वैक्टीरिया सड़ नहीं पाता है वो घाव, इसके लिए भी यूज करते हैं उसको। इसके अलावा इससे आगे बढ़ जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। इसके अलावा कीटोन डबल बॉन्ड O जो होता है वो बीच में होता है। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है कि एल्डिहाइड किसका क्रियात्मक समूह समावयवी होता है, तो कीटोन का, ठीक ना। इसी तरीके से जो ईथर होता है, ठीक ना, वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावयवी होता है। ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, तो ये आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात करें इसमें तो इसमें और कोई बात तो वैसी नहीं है, एल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन वेक्शन आ जाएंगी। हाँ, ईथरों की एक क्वेश्चन लेके आया था विलियमसन संश्लेषण, ईथरों को बनाने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसका ईथर की जो विलियमसन संश्लेषण जो है, इसमें जो है पहले से कोई जो हैलो एल्कीन होती है उसका किसी धातु एल्को ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। तो धातु एल्को ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर बनती है, और ये ईथरों को बनाने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसको विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। उसके अलावा इसमें और क्या बात कर सकते हैं, ठीक ना, और कोई बात तो अब बुक देखता तो याद नहीं आ रही है, और रिएक्शन है और बनाने का तरीका है तो उसको आने का कोई चांस नहीं है कि सर आपसे वो सब पूछेंगे। इसके अलावा और आगे बढ़ जाएंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक ना। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना है, सब लोग जानते भी होंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है और फास्जीन गैस बना लेता है, तो उससे बचाने के लिए एथेनॉल मिलाते हैं, रंगीन बोतल में भर के रखते हैं। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है कल आपका सामना इससे होने वाला है। उसके बाद जो है आगे बढ़ जाएँ तो उसके बाद से जैव अणु वाला चैप्टर, तो जैव अणु वाले चैप्टर में आप क्या क्या बात कर सकते हैं। जैव अणु वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शरीर के लिए उसका यूज क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देने का काम वो करता है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत जस्ट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, आप लोग जानते हैं, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप दोनों होते हैं। हाँ, और ये क्या बात, कितने टाइप का, तो मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, अलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड होते हैं। क्या होते हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मोनोसैक्राइड वो होते हैं जिनको और ज़्यादा छोटे मोनोसैक्राइड में नहीं तोड़ा जा सकता। डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड वो होते हैं जिनको जो है और ज़्यादा जल अपघटन करेंगे तो और ज़्यादा वो छोटे मोनोसैक्राइड में टूट जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है हमेशा जल के अनुपात में होता है। इसके अलावा आगे बढ़ जाएँ तो प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का यूज क्या है, तो प्रोटीन जो होता है, इससे देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रोटीन जो होता है एक जैव बहुलक होता है और उसका एकलक का नाम एमिनो एसिड है, ठीक ना। बहुत सारे वायरस प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे जहर प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे फाइबर प्रोटीन होते हैं, जो कपड़े उपड़े बनते हैं वो भी एक तरह के प्रोटीन के जैसे होते हैं। और जो होते हैं फाइबर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन हम लोग खाते भी हैं, प्रोटीन से हमको एनर्जी भी मिल सकती है ज़रूरत पड़ने पर। बाकी ये शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने और शरीर निर्माण के लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं इसमें प्रोटीन को लेकर के, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, तो जब प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं कि और कोई बात वैसी याद नहीं आ रही है, और नींद भी अब आ रही है हल्की हल्की, तो जो है प्रोटीन का विकृतीकरण ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपका इसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है DNA RNA जो दो तरह का होता है, ठीक ना। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक फास्फेट ग्रुप होता है, एक शर्करा होती है, ठीक है ना। और जो है ये कितने टाइप का होता है, DNA RNA दो तरह का होता है, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत बेहतरीन। और जो है इसमें क्या आप बात कर सकते हैं, इसके अलावा जो है याद ही नहीं आ रहा है, तो अब नींद उदा रही है, अब जा रहा हूँ सोने। बाकी और भी बातें जितनी पढ़ पाइएगा पढ़िएगा, सिंपल बातें या क्वेश्चन जो है पूछी जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा जो भी हो पाएगा आप लोगों से, और अच्छा प्रैक्टिकल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि डरिएगा नहीं, वहाँ पे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मतलब आप लोग जो है नॉर्मल, वो लोग भी टीचर ही होते हैं, हमको कुछ और आपके लिए अच्छे ही होते हैं, वो भी सोचते हैं कि बच्चा कुछ बताए और उसको हमको कुछ नंबर कम देना ना पड़े, ऐसा नहीं सोचते हैं, देना पड़े ऐसा नहीं सोचते हैं। तो जो है आपको जो है तैयारी वारी करके जो है आइएगा, और जो है
और मैं क्या बताऊँ, जो वीडियो एडिट करने वाला है वो भी सो गया है। तो अब मैं इसको एडिट भी करूँगा और इसको अपलोड भी करूँगा, तो शायद पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं। रात हो गई है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो शायद सुबह तक मैं इसको अपलोड कर लूँगा। और आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों को इससे आइडिया लग जाएगा। सुबह में जब भी 5 या 6 बजे उठिएगा तो आधे घंटे की ये वीडियो हो रही है, 32-35 मिनट की, तो आप इसको एक बार देख के जाइएगा। और जितना चार्ट पेपर में अलग अलग चीज़ें, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बनाया है, अमोनिया के बारे में बस बात कर पाया, तो जो भी बनाया है उससे रिलेटेड बातें खूब अच्छी अच्छी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। केमिस्ट्री वाली बुक से समायन प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी विलयन में अगर जो है हम कोई चीज़ घोलते हैं और जैसे आयन बनते हैं वैसे ही आयन जो हैं और भी पहले से मौजूद हों तो उसकी विलेयता घट जाती है। इस चीज़ को समायन प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे और बेहतरीन, याद ही नहीं आ रहा है, नींद आ रही है इसीलिए, तो जो है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो मतलब और भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप लोग जितना पढ़ पाइएगा पढ़िएगा, हल्के में ना लीजिएगा। पढ़ाई इसी बहाने की जाती है कि हाँ सर तो ऐसे बोल रहे थे तो अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, चलिए मौज करने चलते हैं। तो हम जो है पढ़ के आइएगा और डरिएगा नहीं। और क्या, और चैप्टर तो कोई छूटा नहीं। जैव अणु वाला जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी बात की है, उसमें पता नहीं क्या है और याद नहीं आ रहा है। उसके आगे न्यूक्लिक अम्ल के बाद पता नहीं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। तो यही सब बातें हैं। बीच के चैप्टर में से कोलाइड ओलाइड वाला जो है वो भी पढ़ लीजिएगा। कोलाइडी कणों का आकार किस रेंज में होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, और जो है और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों को जो जो ठीक लगेगा, समझ में आएगा, जो जो वो पढ़ के आइएगा। और जो है बाकी बातें देख लेंगे वहाँ पे जो समझ में आएंगी। अब चलते हैं सोने।